हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। तो भी राधिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड की सारी डेरिवेशंस। इस वीडियो के अंदर आपको जितनी भी डेरिवेशन चैप्टर 1 के अंदर आती है वो सारी कवर कराई जाएगी और धीरे धीरे सारे चैप्टर्स की डेरिवेशंस आपको कराई जाएंगी अलग अलग वीडियो के थ्रू। और ये डेरिवेशन सीरीज जो हम शुरू कर रहे हैं बोर्ड 2026 या आने वाले जो भी बोर्ड एग्जाम आपके होने वाले हैं उन सभी बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे आप स्टेट बोर्ड की हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड की हो, चाहे आप आईसीएसई बोर्ड की हो, कोई भी बोर्ड एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये डेरिवेशन वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ डेरिवेशन आपके पेपर में आती है। अगर मैं लास्ट ईयर के कुछ एग्जाम पैटर्न देखूं तो 10 से 15 नंबर की डेरिवेशंस आपके पेपर में आती है। तो इन 10 से 15 नंबर को पक्के करने के लिए ये डेरिवेशन सीरीज हम आपके लिए चला रहे हैं, जहां पे आपको सारी डेरिवेशंस हर पर्टिकुलर चैप्टर की डेरिवेशंस आपको कराई जाएंगी अलग अलग वीडियो के थ्रू। तो अगर आपको लगता हो ये कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है तो एक बार इस वीडियो को शेयर करके सब और वीडियो को लाइक करके सबके साथ शेयर कर देना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के एक बार लिख देना भी हमें ये सीरीज कंटिन्यू चाहिए और हमें बहुत बढ़िया तरीके से ये डेरिवेशंस आपके साथ करनी है, क्योंकि इस चैनल पे डेरिवेशंस की वीडियो नहीं है। तो इस बार थोड़ा सा अलग करते हुए डेरिवेशन वीडियोस लेके आए हैं और आने वाले आगे चैप्टर्स की वीडियोस भी बहुत जल्दी अपडेट कर दी जाएंगी। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं डेरिवेशंस ऑफ चैप्टर नंबर 1। अगर चैप्टर नंबर 1 की पहली डेरिवेशन देखो ना तो पहली डेरिवेशन क्या बताती है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ डायपोल। भाई अगर मैं एक डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं कहां पे? उसके एक्सियल पॉइंट पे। तो अगर मुझे एक्सियल पॉइंट पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना तो वो कैसे निकलेगा? पहले तो आपको डायपोल के बारे में पता होना चाहिए। दो तरीके के चार्जेस होते हैं डायपोल में। डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस, एक उसका पॉजिटिव चार्ज होता है और एक उसका नेगेटिव चार्ज होता है, और इनके बीच में जो सेपरेशन होती है ना वो टू वे होती है। और अगर मुझे इसकी डायपोल मोमेंट निकालनी हो तो डायपोल मोमेंट निकालने का जो सिंबल होता है वो होता है P, और ये कैसे निकलता है? Q इंटू टू ए करके। ये Q इंटू टू ए करके रखता है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन फिक्स होती है कहां से कहां तक? नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज तक। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां तक है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन आ गई कहां से कहां तक आई? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना। फिक्स रखना। डायपोल में दो चार्जेस है, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। इसकी डायपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव, इनके बीच का डिस्टेंस यहाँ पे कितना नजर आ रहा है? 2 है। अब बात क्या करी मैंने? कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है? एक्सियल पॉइंट पे। एक्सियल पॉइंट का मतलब क्या होता है? इसकी अपनी एक्सेस पे, ये इसकी अपनी एक्सेस है, ये डायपोल की अपनी एक्सेस है, इसकी अपनी एक्सेस पे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर लेता हूं, ये दिस इज द पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन मतलब एक डायपोल की अपनी एक्सेस पे एक पॉइंट पड़ा हुआ है, यहां पे आपको उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। और इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस कितना है? x। डायपोल के सेंटर से डिस्टेंस कितना है? x। मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, क्या बोल रहा हूं भैया? आपको P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। P पॉइंट इसकी अपनी एक्सेस पे, अगर अपनी एक्सेस पे तो नाम क्या रख दिया गया? एक्सियल पॉइंट। और इसका सेंटर से डिस्टेंस कितना नजर आ रहा है? x। इसका सेंटर से डिस्टेंस कितना नजर आ रहा है? x। अब इस पॉइंट पे कौन कौन फील्ड लगाएगा? पहली बात तो जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है ना वहां पे हम एक टेस्ट चार्ज कंसीडर कर लेते हैं, और टेस्ट चार्ज का नेचर होता है ना वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। टेस्ट चार्ज का नेचर हमेशा क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। अब इस पॉइंट पे फील्ड कौन कौन लगाएगा? भाई P पॉइंट पे जितने भी चार्जेस पड़े हैं ना सारे फील्ड लगाएंगे। A भी इसके ऊपर फील्ड लगाएगा, B भी इसके ऊपर फील्ड लगाएगा, A भी इसके ऊपर फील्ड लगाएगा, B भी इसके ऊपर फील्ड लगाएगा। तो पहले A और B का डिस्टेंस देख लेते हैं। देखो क्या बोल रहा हूं, A ने P पॉइंट पे फील्ड लगानी है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस चाहिए। ये टोटल डिस्टेंस 2a था, क्योंकि हमने डिस्टेंस सेंटर से कंसीडर करा है तो ये डिस्टेंस होगा a, और इधर से भी डिस्टेंस कितना होगा? a। अब इसका a से कितना डिस्टेंस है वो देख लेते हैं। अब ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा? देखो यहां से यहां तक a से लेके p तक का डिस्टेंस चाहिए। यहां से यहां तक कितना है? a। इधर डिस्टेंस a है, उसके बाद x है, इधर डिस्टेंस a है, उसके बाद x है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? x प्लस a। टोटल डिस्टेंस क्या होगा? x प्लस a। और इधर से डिस्टेंस क्या होगा? अगर मैं x के अंदर से a माइनस कर देता हूं, x के अंदर से a माइनस कर देता हूं, तो ये डिस्टेंस क्या बचेगा? x माइनस है। सारों से डिस्टेंस निकल गया, a से भी डिस्टेंस निकल गया, b से भी डिस्टेंस निकल गया। और जब डिस्टेंस निकल गया हमने p पॉइंट पे कौन सा चार्ज कंसीडर कर लिया? टेस्ट चार्ज। तो आपको क्या लिखेंगे अब? कंसिडर अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहां पे कंसीडर करेंगे टेस्ट चार्ज? एट पॉइंट P। कौन से पॉइंट पे कंसीडर करेंगे? P पॉइंट पे। ठीक है। अब मुझे A और B की इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है। जब A पे चार्ज देखना, देखो पहली बात यहां पे पॉजिटिव चार्ज है ना, कौन कौन फील्ड लगा रहा था? इस P पॉइंट पे फील्ड कौन लगा रहा है? A भी लगा रहा है, B भी लगा रहा है। A पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। A पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल करेंगे। अगर ये रिपेल करेंगे ना तो दिस टेस्ट चार्ज
विल मूव अवे फ्रॉम द चार्ज, ये अवे मूव करेगा, इस चार्ज से रिपेल होने की कोशिश करेगा, रिपेल होने का मतलब इससे अवे मूव होने की कोशिश करेगा, दूर जाने की कोशिश करेगा। और ये टेस्ट चार्ज क्योंकि पॉजिटिव है और यहाँ पे चार्ज नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, तो ये टेस्ट चार्ज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होने का मतलब टुवर्ड्स बी मूव करेगा, तो बी की फील्ड आएगी लेफ्ट में और ए की फील्ड आएगी राइट में, बी की फील्ड आएगी लेफ्ट में, ए की फील्ड आएगी राइट में। अब देखो दोनों फील्ड आ गई अपोजिट डायरेक्शन में। और हमारे को वेक्टर एडिशन के अंदर बताया जाता है अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है और वो अपोजिट डायरेक्शन में है और उनकी टोटल फील्ड आपको निकालनी हो तो दोनों को सबट्रैक्ट करके निकालेंगे। दोबारा सुनना, अगर मैंने ए की फील्ड निकाली, ए की फील्ड की मैग्नीट्यूड की बात करी तो ये क्या होगा, के तो आना ही आना है, ए पे चार्ज कितना है क्यू, और जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ एक चार्ज पर डिपेंड करती है, यहाँ पे दोनों चार्जेस नहीं आएंगे, सिर्फ एक चार्ज आएगा, के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, इसका डिस्टेंस कितना है एक्स प्लस ए, इट विल बी के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए का स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितना आएगा के क्यू अपॉन में एक्स प्लस ए का स्क्वायर। अब उसके बाद बात आती है बी की इलेक्ट्रिक फील्ड की, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, बी पे चार्ज कितना है क्यू, तो यहाँ पे क्या आएगी के क्यू अपॉन में और इसका डिस्टेंस कितना है एक्स माइनस ए, के क्यू अपॉन में एक्स माइनस ए का स्क्वायर, के क्यू अपॉन में एक्स माइनस ए का स्क्वायर। अब वो कह रहा है भाई ए की फील्ड तो आगे बी की फील्ड पीछे, ए की फील्ड आगे बी की फील्ड पीछे, ए की फील्ड आगे बी की फील्ड पीछे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में और वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर वेक्टर क्वांटिटी अपोजिट डायरेक्शन में आ जाती है तो उनकी नेट फील्ड निकालने के लिए आपको दोनों को क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट। जब दोनों को सब, अब किसमें से कौन सा माइनस करें, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं ना तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगी, दोनों को माइनस करके, किसमें से कौन सा माइनस करें, जिस फील्ड का मैग्नीट्यूड बड़ा है उसमें से छोटे वाली फील्ड की मैग्नीट्यूड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब हमें कैसे पता किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, ये डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसका डिस्टेंस कम होगा ना, जिसका डिस्टेंस कम होगा उसकी फील्ड ज्यादा होगी, ए का डिस्टेंस है एक्स प्लस ए, बी का डिस्टेंस है एक्स माइनस ए, डिस्टेंस कम किसका है, बी का, और जिसका डिस्टेंस कम है उसकी फील्ड क्या होगी, ज्यादा, तो फील्ड किसकी ज्यादा है, बी की, अगर बी की फील्ड ज्यादा है तो बी में से ए क्या करना पड़ेगा, माइनस, बी में से ए क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो बी की फील्ड की मैग्नीट्यूड में से ए की फील्ड को मैग्नीट्यूड को माइनस करा, विल गेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। बस इन दोनों को माइनस करो, और जब माइनस करोगे क्या होगा, के क्यू अपॉन में एक्स माइनस ए का स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन में एक्स प्लस ए का स्क्वायर। कॉमन आ रहा है, कुछ साफ साफ नजर आ रहा है जी, क्या क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, इसके अंदर कॉमन आ रहा है के क्यू, और के क्यू कॉमन आके क्या बनेगा, 1 अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन एक्स प्लस ए का स्क्वायर। और यहां से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखी जाए तो ये के क्यू, इसके एलसीएम के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स माइनस ए का स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस ए का स्क्वायर, एक्स प्लस ए का स्क्वायर इधर जाएगा, बीच में आएगा माइनस, और इधर आएगा एक्स माइनस ए का स्क्वायर, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए नजर आएंगे, तो के क्यू तो होगा। अब क्या करना है, अब इसके होल स्क्वायर खोल दो ऊपर से, अगर इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर माइनस में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x है, लेकिन बाहर माइनस था, और अगर बाहर माइनस था तो भाई सारे साइन पलट जाएंगे, सारे साइन पलट जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव, ए स्क्वायर नेगेटिव, 2x से आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और नीचे क्योंकि दोनों का स्क्वायर पड़ा हुआ है, क्योंकि दोनों का स्क्वायर पड़ा हुआ है तो x माइनस ए इंटू में x प्लस ए का क्या रख देंगे, होल स्क्वायर रख देंगे, x माइनस ए और x प्लस ए का क्या रख देंगे, होल स्क्वायर। बहुत सीधी सी डेरिवेशन है, के क्यू कॉमन लेके होल स्क्वायर खोले और आंसर आ गए। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो यहां से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचेगी, के क्यू, और ऊपर क्या था 2x से प्लस 2x से, 2x से प्लस 2x से क्या होगा 4x से, और नीचे देखो भाई एक सिंपल सी आइडेंटिटी होती है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। और यहां से अगर बात की जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की तो यहां से क्या बचा, के क्यू, ये के क्यू तो लिखा जाएगा, इस 4x को ना दो पार्ट में तोड़ रहे हैं, कैसे लिखेंगे, 2a इंटू 2x, 2a इंटू 2x, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और तुम्हें पता है जनाब ये जो q इंटू 2a होता है ना, q इंटू 2a, ये रहा, ये q इंटू 2a किसके बराबर होता है, डाइपोल मोमेंट, q इंटू 2a किसके बराबर होता है, डाइपोल मोमेंट, तो इट विल बी kp इंटू 2x अपॉन में, या 2kpx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2kpx अपॉन, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, दिस इज ओनली द मैग्नीट्यूड। अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म की बात करूं ना, अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म की बात करूं, और जरा वेक्टर फॉर्म के लिए डायरेक्शन ढूंढते हैं। सबको पता है डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव है, डाइपोल मोमेंट कहां से कहां तक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये पीछे की तरफ जाएगी, पीछे की तरफ जाएगी, और ये दोनों फील्ड आपकी अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस करके मिलेंगी। इनमें से कौन सी फील्ड बड़ी है, आपको पता है बी का डिस्टेंस कम है, अगर बी का डिस्टेंस कम है ना
तो बी की फील्ड बड़ी होगी। अब मेरी बात सुनना, वेक्टर एडिशन में ये पढ़ाया जाता था, अगर दो फोर्सेस या दो वेक्टर क्वांटिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, उनका नेट सम निकालने के लिए दोनों को माइनस करेंगे, और डायरेक्शन किस तरफ होगी, जिस तरफ आपका बड़ा वेक्टर है, जिस तरफ आपकी बड़ी फोर्स है, जिस तरफ आपकी बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैंने क्या करा, ई बी राइट में था क्योंकि उसकी रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स थी, ई ए लेफ्ट में था क्योंकि उसकी रिपल्सिव फोर्स थी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे, नेट फील्ड के लिए दोनों को क्या कर दिया, माइनस। अब फील्ड बचेगी किस तरफ, जिस तरफ बड़ी फील्ड है। बड़ी फील्ड किसकी थी, बी की, क्यों थी, उसका डिस्टेंस कम था। अगर इसकी फील्ड बड़ी है ना, अगर इसकी फील्ड बड़ी है तो आपकी नेट फील्ड भी इसकी सेम डायरेक्शन में होगी। बी की फील्ड बड़ी थी वो लेफ्ट में, बी की फील्ड बड़ी थी वो लेफ्ट में, तो आपका नेट फील्ड भी क्या होगा, लेफ्ट की तरफ। आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, लेफ्ट की तरफ। क्या एक बात नजर आ रही है, क्या एक बात नजर आ रही है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में है, और डाइपोल मोमेंट भी कहां है, लेफ्ट में। डाइपोल मोमेंट भी कहां है, लेफ्ट में। तो एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचती है वो डाइपोल मोमेंट की सेम डायरेक्शन में होती है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचती है वो डाइपोल मोमेंट की सेम डायरेक्शन में होती है, और सेम डायरेक्शन के लगाते हैं पॉजिटिव साइन। तो अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू 2kp, पी मतलब डाइपोल मोमेंट x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां से आपको ये पता लगता है, पॉजिटिव साइन से आपको ये पता लगता है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो इस पॉइंट को मैं मार्क करके चलूंगा, इस पॉइंट को मैं लिख के चलता हूं, क्या लिख के चलता हूं, एट एक्सियल पॉइंट पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। और इतनी बात भी आपको याद रखनी है, एट एक्सियल पॉइंट एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट इज 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री का है, क्योंकि बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो उनके बीच में कोई एंगल होगा ही नहीं, उनके बीच में कोई एंगल होगा ही नहीं। अब मैंने जो रिजल्ट यूज किया ना, क्या रिजल्ट आया था, 2kp, रिजल्ट क्या था, 2kp x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका एक स्पेशल केस आता है, वो स्पेशल केस क्या बोलता है, स्पेशल केस ये बोलता है भाई अगर x की वैल्यू काफी बड़ी हो जाती है एज कंपेयर टू a, अगर x की वैल्यू काफी बड़ी हो जाती है एज कंपेयर टू a, तो ये a स्क्वायर क्या हो जाएगा, निगलेक्ट। बहुत बड़ा हो गया यार x, अगर x स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस कर रहा हूं, x स्क्वायर बहुत बड़ा है, a स्क्वायर बहुत छोटा है, एक बहुत बड़ी टर्म में से बहुत छोटी सी टर्म को क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, a स्क्वायर निगलेक्ट हो जाएगा। अगर ये निगलेक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल बी 2kp x अपॉन में x की पावर 4, एक कैंसिल आउट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचेगी, 2kp अपॉन में x क्यूब, इट विल बी 2kp अपॉन में x क्यूब। यू नीड टू लर्न दिस रिजल्ट फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन शॉर्ट डाइपोल के लिए आते हैं। 2kp अपॉन में x क्यूब, 2kp अपॉन में x क्यूब। मैं आपको फिर बता दूं, दो बातें याद रखना, अगर आपका कोई पॉइंट चार्ज होता है ना, पॉइंट चार्ज मतलब सिंगल चार्ज होता है, सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस की सेकंड पावर पे चलती है, और अगर ये शॉर्ट डाइपोल आ रहा है, छोटे डाइपोल, डाइपोल मतलब दो चार्जेस और वो भी बहुत छोटा डाइपोल है, छोटा डाइपोल मतलब बहुत दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, क्या देख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस की थर्ड पावर पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस की थर्ड पावर पे डिपेंड करती हुई नजर आ रही है। पॉइंट चार्ज के लिए तो सेकंड पावर होती है, कूलम्स लॉ ने बताया था, शॉर्ट डाइपोल के लिए थर्ड पावर होती है। ये क्वेश्चन सीबीएसई पूछ चुकी है। तो एक्सियल पॉइंट का मतलब अपनी एक्सेस पे, और अपनी एक्सेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो दो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में माइनस करके टोटल फील्ड मिला 2kp x अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, एंगल इनके बीच का 0 डिग्री है। शॉर्ट डाइपोल के लिए 2kp अपॉन में x क्यूब आएगा, और आपको ये पता चल रहा है पॉइंट चार्ज के लिए x स्क्वायर पर डिपेंड करता है और शॉर्ट डाइपोल के लिए x क्यूब पर डिपेंड करता है। अब चलते हैं अगली डेरिवेशन पे। नेक्स्ट डेरिवेशन विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। अभी हमने करा एक्सियल पॉइंट, अब हम चल रहे हैं इक्वेटोरियल पॉइंट की तरफ। अगर मैं बात करूं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालनी है। सबको पता है यार एक्सियल पॉइंट अपनी एक्सिस पे होता है, डाइपोल में दो चार्जेस है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, और उनके बीच का डिस्टेंस होता है 2a। अब एक्सियल पॉइंट होता है अपनी एक्सिस पे, इक्वेटोरियल पॉइंट होता है परपेंडिकुलर एक्सिस पे। मतलब मुझे कहां निकालनी है, अब इक्वेटोरियल पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है मुझे इक्वेटोरियल पॉइंट पे। और जब इक्वेटोरियल पॉइंट पे फील्ड निकालूंगा, देखो यार डाइपोल के अंदर दो चार्जेस है, एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2a। अभी मैंने निकाली थी एक्सियल पॉइंट पे फील्ड अपनी एक्सिस पे। अब ये जो p पॉइंट है, ये p पॉइंट परपेंडिकुलर एक्सिस पे है, और इसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है, x, इसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है, x, ये डिस्टेंस आपका a है, ये डिस्टेंस आपका a है, क्योंकि डाइपोल की टोटल लेंथ 2a होती है, उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, a और a में। जब a और a में डिवाइड कराना,
अब मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पी पॉइंट पे। जब पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना, तो यहाँ पे फील्ड कौन कौन लगाएगा? सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपको टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा। जहां भी फील्ड निकालते हैं वहां पे टेस्ट चार्ज रखते हैं, और टेस्ट चार्ज का जो नेचर होता है ना, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। टेस्ट चार्ज का जो नेचर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मैंने जब यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा, इस पॉइंट पे फील्ड कौन कौन लगाएगा, इस पी पॉइंट पे फील्ड कौन कौन लगाएगा, जितने भी चार्जेस पड़े हुए, ए बी इस पे फील्ड लगाएगा, बी भी लगाएगा, ए भी लगाएगा, बी भी लगाएगा। तो पहले ए का डिस्टेंस देखते हैं, फिर बी का डिस्टेंस देखते हैं। अब जब ए का डिस्टेंस देखा, ये डिस्टेंस देखने के लिए ये एक्स था, ये ए था, ये एक्स था, ये ए था, और ये 90 डिग्री का एंगल है, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। पाइथागोरस से यूज करके ये डिस्टेंस कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली ये डिस्टेंस कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे, फील्ड कौन कौन लगाएगा, ए और बी दोनों लगाएंगे। फील्ड कौन कौन लगाएगा, ए और बी दोनों लगाएंगे। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ये नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और आपको क्या दिख रहा है, ना तो ये फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, ना ही सेम डायरेक्शन में, इंक्लाइंड नजर आ रही है। और इंक्लाइंड फील्ड को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो इनको रिजॉल्व कर दो, या फिर इनका रिजल्टेंट निकाल दो। रिजल्टेंट तब निकाला करो जब आपको एग्जैक्ट एंगल पता हो, अदरवाइज हम चलेंगे रेजोल्यूशन की तरफ। अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लू ना, अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लू, तो मैं ईए को रिजॉल्व करने जाऊं ना, तो ऑल्टरनेट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से यहां पे थीटा बनेगा, और एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके यहां पे थीटा बनेगा। ठीक है, दोनों थीटा एंगल आपके थीटा प्रूव हो जाएंगे। और आपको ये अभी डेरिवेशन के लिए याद रखना पड़ेगा, ये आपके दोनों एंगल थीटा है। और जब मैं इनकी रेजोल्यूशन करता हूं, तो रेजोल्यूशन करते हुए ईए को दो पार्ट में तोड़ेंगे। जहां पे एंगल बनता है वहां पे आता है ईए कॉस, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आता है ईए साइन, वहां पे आएगा ईए साइन। अब ईबी की बात करूं, ईबी नीचे की तरफ है, इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा, ईबी कॉस, इधर कंपोनेंट क्या आएगा, ईबी कॉस, और नीचे की तरफ क्या आएगा, ईबी साइन। नीचे की तरफ क्या आएगा, ईबी साइन। हमने इसको रिजॉल्व कर लिया, मैं आपको लिखूंगा कैसे रिजॉल्व करा। ईए और ईबी दोनों को दो दो पार्ट में तोड़ लिया। ईए के दो पार्ट आगे ईए कॉस और ईए साइन, ईबी के दो पार्ट आगे ईबी कॉस और ईबी साइन। क्योंकि ईए ऊपर की तरफ है तो ईए साइन ऊपर है, क्योंकि ईबी नीचे है इसलिए ईबी साइन का होगा नीचे की तरफ। तो ये रेजोल्यूशन करने के बाद ना, मैंने सबसे पहले निकालनी है मैग्नीट्यूड ऑफ ई एंड ईबी। ईए और ईबी का मैग्नीट्यूड निकालना है। जब ई और ईबी का मैग्नीट्यूड निकाल लूंगा ना, ईए के मैग्नीट्यूड में के क्यू तो आना ही आना है, क्योंकि इस पे चार्ज क्यू है। कितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो क्या बचेगा, के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और आपको सिमिलरली नजर आ रहा है भाई, बी का डिस्टेंस भी इतना ही है, बी का डिस्टेंस भी इतना ही है। तो जब बी की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो बी की इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होगा, होल स्क्वायर। और यहां भी क्या बचेगा, के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां से साफ पता चल रहा है ए और बी की मैग्नीट्यूड क्या है, ए और बी की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है। ए और बी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल दिया गया है। ए और बी की इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है। अगर ये बराबर है ना, तो क्या दिख रहा है मुझे, सिंपल सी एक बात, मैंने क्या लिखा, ई ए एंड ई बी कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। अब साफ साफ नजर आ रहा है भाई, आपका जो ई ए साइन और ईबी साइन है, ई ए साइन और ईबी साइन है, वो इक्वल और अपोजिट है। एक ऊपर है और दूसरा कहां है, नीचे। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। एक ऊपर है दूसरा नीचे है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। और बचेंगे कौन से कंपोनेंट, ई ए कॉस और ईबी कॉस। ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए तो ऐड हो जाएंगे। ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए तो ऐड हो जाएंगे। ई एंड बी कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, द कंपोनेंट ई ए कॉस, the component EA sin and EB sin. The component EA sin and EB sin are equal and opposite. ये दोनों इक्वल भी है और अपोजिट भी है। तो क्या करेंगे, हेंस कैंसल ईच अदर, दोनों आपस में कैंसल कर देंगे। और जब ये कैंसल कर देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचेगी, वो बचेगी EA cos और EB cos को ऐड करके, EA cos और EB cos को ऐड करके। जनाब ऐड क्यों करा, ऐड इसलिए करा क्योंकि ई ए कॉस और ईबी कॉस सेम डायरेक्शन में। देखो हमने क्या करा, इस इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करूं, इक्वेटोरियल पॉइंट पे ए फील्ड लगाएगा, बी फील्ड लगाएगा, ए की फील्ड रिपल्सिव, बी की अट्रैक्टिव। ये दोनों इंक्लाइंड फील्ड है, दो दो पार्ट में तोड़ लिया।
ये साइन वाला कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में था, कैंसिल आउट हो गया, बचा कौन सा कंपोनेंट, कॉस वाला, दोनों सेम डायरेक्शन में थे, ऐड हो गए। आपको क्या बोला, ई और ईबी का मैग्नीट्यूड बराबर है, ई और ईबी का मैग्नीट्यूड बराबर है, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूं, एज मैग्नीट्यूड ऑफ ईए एंड ईबी बोथ आर इक्वल, ई और ईबी का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो आप इसको या तो ईए cos थीटा को ईबी cos थीटा लिख दो, या फिर ईबी cos थीटा को ईए cos थीटा लिख दो। तो ईए cos थीटा प्लस ईए cos थीटा क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ ईए cos थीटा। तो आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ ईए cos थीटा। ईए की वैल्यू आपने निकाल ली, के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये रही देखो, ये आपने निकाली के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बात रहेगी cos थीटा की। देखो यार, ये ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल से cos थीटा निकाल लेंगे। एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, 90 के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, बचे हुए को बेस बोलते हैं। एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, 90 के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज, बचे हुए को बेस। अब आपका cos थीटा होता है ना, जो cos थीटा का क्या फॉर्मूला है, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इसका कितना था, a, हाइपोटेन्यूज कितना है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी मैंने आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखाया, उस राइट एंगल ट्राइंगल में जो बेस है वो a है और जो हाइपोटेन्यूज है वो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। अगर मैं इसकी वैल्यू यहां पुट करता हूं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो मैग्नीट्यूड क्या होगा, इट विल बी ट्वाइस ऑफ ए की वैल्यू के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और उसके बाद cos थीटा की वैल्यू a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऊपर क्या बचेगा, इट विल बी के क्यू इंटू 2a, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1, इधर रूट है तो मतलब पावर 1/2, 1 पावर 1/2 पावर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर होगी 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर होगी 3/2। और ये तो q इंटू 2a, एवरीवन नोस q इंटू 2a क्या होता है, q इंटू 2a क्या होता है, q इंटू 2a आपका रहेगा p, इसको p लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इट विल बी kp अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। अब किसकी बात करेंगे, जैसे हमने एक्सियल पॉइंट में डायरेक्शन की बात करी, अभी तो मैग्नीट्यूड आई है, अब डायरेक्शन की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ बच रही है, क्या वो डायपोल मोमेंट की सेम डायरेक्शन में, अपोजिट में, वो बातें करते हैं। देखो मैंने क्या बोला, कौन सा कंपोनेंट कैंसिल आउट होगा, कौन सा कंपोनेंट कैंसिल आउट होगा, साइन वाला बचेगा, कौन सा, कॉस वाला, वो भी किस तरफ, राइट की तरफ, इधर राइट में बचता हुआ नजर आ रहा है। कॉस वाला कंपोनेंट किस तरफ बचता हुआ है, राइट की तरफ। और तुम्हें एक बात पता होगी, जो डायपोल मोमेंट है ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और उसकी जो डायरेक्शन है ना वो डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। डायरेक्शन किस तरफ होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। देखो ये आपका नेगेटिव चार्ज, ये आपका नेगेटिव चार्ज, ये आपका पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो डायपोल मोमेंट जाएगी इधर, डायपोल मोमेंट जाएगी इधर। अब हुआ क्या, बची इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, बची इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, राइट में, बची इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, राइट में, लेकिन जो डायपोल मोमेंट है वो कहां है, लेफ्ट में, लेकिन जो डायपोल मोमेंट है वो कहां है, लेफ्ट में। अगर बची इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में और डायपोल मोमेंट लेफ्ट में है, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और फिजिक्स में बोला जाता है भाई अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कराया जाता है नेगेटिव साइन से, तो आपकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी वो कितनी होगी, नेगेटिव साइन के साथ माइनस केपी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, ये आपका एंड रिजल्ट है। और यहां पे नेगेटिव साइन क्या शो करता है, नेगेटिव साइन शोज दैट, नेगेटिव साइन शोज दैट एट इक्वेटोरियल पॉइंट, एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड आर एंड डायपोल मोमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। एक्सियल पॉइंट पे दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो मतलब एक आगे एक पीछे, इनके बीच का एंगल 180, तो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट इज 180 डिग्री, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट इज 180 डिग्री। एक्सियल पॉइंट पे दोनों सेम डायरेक्शन में, इक्वेटोरियल पॉइंट पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अब बचा क्या, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बची थी माइनस केपी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब बात करते हैं शॉर्ट डायपोल की। सबको पता है शॉर्ट डायपोल क्या होता है, भाई एक्स की वैल्यू बहुत बड़ी है एज कंपेयर टू ए। अब फिर ये निगलेक्ट करना पड़ेगा, अगर ये फिर निगलेक्ट करना पड़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचेगी, माइनस केपी अपॉन में एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स क्यूब। यू नीड टू लर्न दिस रिजल्ट फॉर दी न्यूमेरिकल पर्पस। फिर वही बात है, यहां पे भी जो शॉर्ट डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्यूब पे डिपेंड कर रही है,
चाहे वो एक्सियल पॉइंट है चाहे वो इक्वेटोरियल पॉइंट है, शॉर्ट डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड क्यूब पर डिपेंड करती है। अब हमारा क्या रिजल्ट आया था, एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी वो आई थी 2 kp अपॉन एक्स क्यूब, 2 kp अपॉन एक्स क्यूब। और इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो फील्ड आई थी, इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो फील्ड आई थी वही है माइनस kp अपॉन एक्स क्यूब। तो इनका क्या रिजल्ट है, क्या फर्क नजर आ रहा है, एक तो माइनस का फर्क नजर आ रहा है और दूसरा यहाँ पे 2 kp है और इधर kp है, इधर 2 kp है और इधर kp है। तो अगर बात करें ना तो एक्सियल पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल से तो डबल होती है, इक्वेटोरियल से डबल होती है और अपोजिट डायरेक्शन में भी होती है। एक्सियल पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल से डबल होती है और अपोजिट डायरेक्शन में भी होती है। ये रिजल्ट भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है भाई, एक्सियल पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल से डबल और अपोजिट डायरेक्शन में, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट। तो यहाँ पे आपका खत्म होता है इक्वेटोरियल पॉइंट का डेरिवेशन, जहां पे साइन थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गया था, कॉस वाला बचा था राइट में, डाइपोल मोमेंट थी लेफ्ट में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। एंड रिजल्ट इज माइनस kp अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, शॉर्ट डाइपोल के लिए माइनस kp अपॉन एक्स क्यूब। अब चलते हैं अगले डेरिवेशन पे। डेरिवेशन है टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे टॉर्क लगता है उसकी बात करते हैं। तो भाई एक बहुत सिंपल सी डेरिवेशन है और कई बार बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछी गई है। टॉर्क ऑन अ डाइपोल, डाइपोल सबको पता है भी दो चार्जेस होंगे, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, और उसके ऊपर टॉर्क निकालना है। और कौन सी फील्ड में निकालना है, यूनिफॉर्म फील्ड में। और भाई यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब सबको पता होगा ऐसी फील्ड जिसकी मैग्नीट्यूड हर जगह सेम रहेगी, वो रहती है आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, ये जो लाइंस है इनके बीच की स्पेसिंग अगर इक्वल रह जाती है तो ये फील्ड आपकी यूनिफॉर्म होगी और इस यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर एक डाइपोल रखा जाएगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ई है, वो भी राइट की तरफ। अब इसके अंदर क्या रखा जा रहा है, एक डाइपोल रखा जा रहा है। सबको पता है डाइपोल के अंदर दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। और इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने एंगल पे रखा जा रहा है, थीटा एंगल पे। तो अगर आप ये लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कंसिडर अ डाइपोल। आपको एक डाइपोल कंसिडर करना है, कहां पे कंसिडर करना है, एट एन एंगल, कितने एंगल पे, एट एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उसका जो एंगल है वो कितना है, थीटा। बहुत सिंपल सी बात है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में जाता है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। मैं क्या लिखना चाहूंगा, दिस पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव चार्ज मूव्स अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे चार्ज कितना है, क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई, तो ये फोर्स कितनी आ जाएगी, क्यूई, और नेगेटिव पे फोर्स कितनी आएगी, क्यूई अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या लिखोगे, पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में मूव करता है, और जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मूव्स अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव चार्ज मूव्स अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक फोर्स आगे की तरफ है और एक फोर्स पीछे की तरफ है। अगर एक फोर्स आगे की तरफ है दूसरी पीछे की तरफ है, और जितनी पॉजिटिव की फोर्स है उतनी नेगेटिव की फोर्स है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है। जितना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज पे, जितनी फॉरवर्ड फोर्स है उतनी बैकवर्ड फोर्स है। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब यहाँ पे डाइपोल के अंदर कोई भी लीनियर मोशन नहीं होगा। लीनियर मोशन ना होने का मतलब डाइपोल आगे पीछे मूव नहीं करेगा, डाइपोल आगे पीछे मूव नहीं करेगा। बट इन जो फोर्सेस है ना, ये फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन, ये फोर्स लग रही है इधर इस लाइन पे, ये फोर्स लग रही है इधर, इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। बट दी फोर्सेस, इन फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, बट दी फोर्सेस हैव डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। और जिन फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होता है ना, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, टॉर्क। सो इट विल प्रोड्यूस टॉर्क। ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, टॉर्क। और उस टॉर्क की वजह से क्या करेंगे, ये डाइपोल यहाँ पे रोटेट होना शुरू हो जाएगा। इस टॉर्क की वजह से यहाँ पे डाइपोल क्या होगा, रोटेट होना शुरू हो जाएगा। देखो क्या कर रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव आगे जा रहा है, नेगेटिव पीछे जा रहा है। जितना पॉजिटिव पे फोर्स है उतना नेगेटिव पे फोर्स है, जितना आगे की तरफ फोर्स है उतना पीछे की तरफ फोर्स है। तो नेट फोर्स कितना होगा, 0। ये डाइपोल आगे पीछे मूव तो नहीं करेगा, क्योंकि इसकी फोर्स और ये वाली फोर्स अलग अलग लाइन पे लग रही है। तो यहां से डाइपोल क्या हो जाएगा, रोटेट होना शुरू हो जाएगा। और जब ये डाइपोल रोटेट होगा तो ये टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। सबको पता है फोर्स कितनी है, क्यूई, सबको पता है फोर्स कितनी है, क्यूई। बात रहेगी इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। ये जो दो लाइन ऑफ एक्शन है ना, ये पहली फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, ये दूसरी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन।
इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और डाइपोल की लेंथ सब जानते हैं किसके बराबर होती है, 2a के। डाइपोल की लेंथ कितनी होती है, 2a। अब मुझे क्या करना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है और ये हाइपोटेन्यूज आपका 2a। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, हाइपोटेन्यूज आपका 2a। और ये जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है ना, ये किससे रिलेट करा जाता है, साइन थीटा। परपेंडिकुलर आपने निकालना है, हाइपोटेन्यूज 2a, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर होगा, 2a साइन थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर होगा, 2a साइन थीटा। तो ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया 2a साइन थीटा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया 2a साइन थीटा। जितनी फॉरवर्ड फोर्स उतनी बैकवर्ड फोर्स, नेट फोर्स कितनी होगी, 0। तो डायपोल लीनियर मोशन में तो नहीं होगा। अब ऊपर वाली फोर्स और नीचे वाली फोर्स अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन पे, उनके बीच में कोई ना कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो वो रोटेट करेंगे और टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स आपकी क्यू ही थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a sin थीटा है। तो अब यहां से आपका जो टॉर्क बचता है ना, ये जो टॉर्क आएगा दैट इज q इंटू 2a, और साथ में क्या आ जाएगा, e sin थीटा। और आपको पता है ये q इंटू 2a, ये q इंटू 2a बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज नोन एज डाइपोल मोमेंट। तो यहां से टॉर्क क्या बनेगा, p sin थीटा। यहां से टॉर्क क्या बनेगा, p e sin थीटा। डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में sin थीटा, एंड दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे ना, देखो sin थीटा हटा के सबको पता है, sin थीटा हटा के यहां पे क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट, p क्रॉस e आएगा। तो अब डायरेक्शन कैसे मिलेगी, डायरेक्शन कैसे मिलेगी, याद रखना, अगर आप p और e का क्रॉस कर रहे हो तो टॉर्क आ रहा है, p और e का क्रॉस कर रहे हो तो टॉर्क आ रहा है। मतलब दो चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद अगर कोई तीसरी चीज आती है ना, दो चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद अगर कोई तीसरी चीज आती है, ये तीसरी चीज इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। तो याद रखना, टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू बोथ, टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू बोथ P एंड E। ये P और E दोनों के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क ऑन अ डाइपोल, आपका आंसर क्या होगा, टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू बोथ P एंड E। टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू बोथ P एंड E। अब इसके स्पेशल केसेस, क्या स्पेशल केसेस है, पहला स्पेशल केस क्या आता है, इफ डाइपोल इज प्लेस्ड, इफ डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा जाता है, मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और डाइपोल मोमेंट भी इधर है, दोनों सेम डायरेक्शन में, एंगल कितना होगा, 0, और साइन 0 कितना होता है, 0, तो टॉर्क भी कितना हो जाएगा, 0। मतलब अगर डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में रखो या अपोजिट डायरेक्शन में रखो, अपोजिट में रखोगे तो थीटा 180 हो जाएगा, साइन 180 भी कितना होता है, 0। व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल और एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, द टॉर्क विल बी 0। अब सवाल पेपर में पूछा जाता है, क्या एक डाइपोल हर पोजीशन में टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, आपका आंसर होगा नो। हर पोजीशन में टॉर्क नहीं होता, जब उसको पैरेलल और एंटी पैरेलल रखते हैं देयर विल बी नो टॉर्क, उस टाइम पे कोई भी टॉर्क नहीं होगा। और दूसरा सवाल, इफ डाइपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इफ डाइपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा जाता है, मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डाइपोल मोमेंट या तो अपवर्ड होगा या फिर डाउनवर्ड होगा, कितना एंगल बन रहा है, 90, थीटा 90 हो गया, और आपको पता है साइन 90 कितना होता है, 1, तो यहाँ पे टॉर्क क्या हो जाएगा, PE, और ये आपका मैक्सिमम टॉर्क है। तो सवाल फिर से, जब एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगेगा, ये टॉर्क, आपका आंसर होगा टॉर्क। नेट फोर्स कितनी होगी, 0। लीनियर मोशन नहीं होगा, सिर्फ रोटेशन होगा, और टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब डाइपोल को परपेंडिकुलर रखा जाएगा, जब डाइपोल को परपेंडिकुलर रखा जाएगा। ये डेरिवेशन यहीं पे कंप्लीट होती है। टॉर्क का फॉर्मूला P sin थीटा, टॉर्क जो है वो P क्रॉस E लिखा जाएगा, वो परपेंडिकुलर होता है P और E दोनों के। P और E दोनों के परपेंडिकुलर क्यों है, क्योंकि P और E का क्रॉस करने के बाद आपको टॉर्क मिल रहा है। अगर डाइपोल को पैरेलल रखोगे तो टॉर्क 0, एंटी पैरेलल रखोगे तो टॉर्क 0, लेकिन जब परपेंडिकुलर रखोगे तो टॉर्क होगा मैक्सिमम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसके बाद अगली डेरिवेशन पे चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग, या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ अ चार्ज रिंग। एक चार्ज रिंग के एक्सेस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कैसी चार्ज रिंग, मान लो ये आपकी रिंग है, इसका रिंग का रेडियस कितना है हमारे पास, कैपिटल R, और इसके ऊपर चार्ज को ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जब चार्ज को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाएगा, तो पहले बता रहा हूं, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पे आप कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते। अगर आप कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते ना, तो आपको एक छोटा सा पोर्शन कंसिडर करके, क्योंकि कूलम्स लॉ लगता है सिर्फ पॉइंट चार्ज पे, तो आपको एक पॉइंट चार्ज कंसिडर करके पहले उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी, और फिर उसे क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। तो यहाँ पे दो चीजें, या तो आपको टोटल चार्ज गिवन होगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पे आपको गिवन होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है,
तो यहाँ पे आपको क्या गिवन होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसका सिंबल क्या होता है, लैम्डा, जिसका सिंबल क्या होता है, लैम्डा। फिर बोल रहा हूं एक चार्ज को, कुछ एक अमाउंट के चार्ज को रिंग के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अगर इसको रिंग के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया, आपने इसकी एक्सिस पे एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस कितना दे रखा है, x, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, रिंग का रेडियस r है और इसके ऊपर जो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या दे रखी है, लैम्डा, इसकी एक्सिस पे एक p पॉइंट है x डिस्टेंस पे, यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब यहां पे कूलम्ब लॉ डायरेक्टली तो लग नहीं सकता, क्योंकि कूलम्ब लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस पे लगता है। जब कूलम्ब लॉ पॉइंट चार्जेस पे लगता है ना, तो सबसे पहले हमें कंसीडर करना पड़ेगा एक पॉइंट चार्ज, एक छोटा सा चार्ज यहां पे कंसीडर करना पड़ेगा dq, और ये चार्ज कहीं भी हो सकता है। मैंने यहां पे उठाया, आप ये चार्ज इधर उठा सकते हो, इधर उठा सकते हो, इधर उठा सकते हो, इधर उठा सकते हो, कहीं भी उठा सकते हो। मतलब ये आपकी रिंग है, ऐसे इस तरीके से रिंग है, ये रिंग यहाँ पे पड़ी हुई है, इसके ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इसकी एक्सेस पे यहाँ पे आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम कूलम्ब लॉ तो लगा नहीं सकते, एक पॉइंट चार्ज कंसीडर करना पड़ेगा dq, और जब इसको यहां से ज्वाइन किया गया, तो इसका डिस्टेंस कितना था, r। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां पे टेस्ट चार्ज रखना होगा। टेस्ट चार्ज का नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल, और अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल करेंगे, दिस चार्ज विल मूव अवे, ये चार्ज यहां से अवे मूव करेगा। सुनो, ये पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉइंट चार्ज था, अपनी मर्जी से एक पॉइंट चार्ज कंसीडर करा dq, और यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इंक्लाइंड है, अगर ये इंक्लाइंड है ना, तो मैं ये एंगल फाई मान लेता हूं और इसको दो कंपोनेंट में तोड़ दूंगा। सबको पता है इंक्लाइंड वेक्टर को बहुत इजीली दो कंपोनेंट में तोड़ा जाता है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। जहां पे एंगल बनेगा वहां पे कॉस आएगा और दूसरी तरफ साइन आएगा, ये फाई था, इसके सामने वर्टिकली अपोजिट से ये फाई हो गया। इधर कंपोनेंट क्या होगा, डी कॉस फाई, इधर कंपोनेंट क्या होगा, डी साइन फाई। ठीक है जी, बहुत बढ़िया से अभी सब कुछ लिखवाएंगे भी। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करा, एक डी कॉस फाई, ये डी कॉस फाई आ रहा है अलोंग द एक्सिस, और डी साइन फाई आ रहा है परपेंडिकुलर द एक्सिस। ये इसकी अपनी एक्सिस थी, ये इसकी अपनी एक्सिस है, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करा, एक डी कॉस फाई अलोंग द एक्सिस, डी साइन फाई परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ये एक्सिस के परपेंडिकुलर था। अच्छा, सिर्फ एक ही चार्ज होगा, नहीं सर, बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हो सकते हैं। अगर ऐसे बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हो सकते हैं ना, तो उनमें से एक पॉइंट चार्ज और कंसीडर करा। कहां कंसीडर करा, बिल्कुल इसके सामने, एक डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट के लिए सेम चार्ज है dq, जब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली गई, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आई ऊपर, और जब इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया गया, तो इसका एक कंपोनेंट डी कॉस फाई इधर और एक कंपोनेंट डी साइन फाई ऊपर की तरफ। कह सकता हूं फॉर टू डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट, एक ये एलिमेंट एक ये एलिमेंट, दो डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट के लिए, दो डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट के लिए ये जो साइन फाई वाला कंपोनेंट है, ये साइन फाई वाला कंपोनेंट एक का नीचे था और एक का ऊपर है, मतलब इक्वल और अपोजिट है। अगर एक कंपोनेंट ऊपर है तो दूसरे का कंपोनेंट नीचे है, एक का कंपोनेंट राइट में तो दूसरे का लेफ्ट में, तो ये नेट कैंसिल होकर कितना आंसर देंगे, 0। क्या लिखा देगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड द डी कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स, कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स। हम इसको दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। कौन से दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे, सबसे पहले आया डी कॉस फाई अलोंग द एक्सिस, जो हमारा डी कॉस फाई है वो किस तरफ है, एक्सिस के अलोंग है, ये पहला पॉइंट। और दूसरा आता है डी साइन फाई, डी साइन फाई कहां आएगा, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, डी साइन फाई कहां आएगा, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ये एक्सिस के परपेंडिकुलर आएगा। अब क्या देखा गया, फॉर टू डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स, फॉर टू डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स, अगर कोई दो अपोजिट एलिमेंट कंसिडर किए गए, फॉर टू डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स, द कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, द कंपोनेंट डी साइन फाई आर इक्वल एंड अपोजिट, वो इक्वल भी है और अपोजिट डायरेक्शन भी है, आर इक्वल एंड अपोजिट, हेंस कैंसल ईच अदर। तो ये आपस में क्या कर जाएंगे, कैंसिल कर जाएंगे, और जब ये कैंसिल कर जाएंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, इन कंपोनेंट की 0, सिर्फ किसकी बचेगी, डी कॉस फाई बचेगी, और ये डी कॉस फाई बचेगी भी किस तरफ, अलोंग द एक्सिस। कौन सा कंपोनेंट कैंसिल आउट हुआ, साइन वाला, किस तरफ था, परपेंडिकुलर, कौन सा बचेगा, कॉस वाला, किस तरफ, अलोंग द एक्सिस। दो पार्ट में तोड़ा था, एक अलोंग द एक्सिस,
एक परपेंडिकुलर द एक्सिस। और डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट के लिए sin फाई वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ सारे कंपोनेंट कौन से बचेंगे, cos वाले। मतलब मान लो मेरे पास लाख के कंपोनेंट है, तो 50,000 का cos फाई ऊपर, 50,000 का cos फाई नीचे, लेकिन 1 लाख के 1 लाख कंपोनेंट कहां जाएंगे, d cos फाई एक डायरेक्शन में जाएंगे, और उन सबको ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करने को बोला जाता है इंटीग्रेशन। तो कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी, d cos फाई, और किस तरफ बचेगी, अलोंग द एक्सिस। क्या ये एक ही कंपोनेंट की होगी, नहीं सर, बहुत सारे कंपोनेंट होंगे, तो उन सारे कंपोनेंट को इकट्ठा करके आपकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, उन सारे कंपोनेंट को इकट्ठा करके आपकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डी कैसे निकलेगा सर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। कौन फील्ड लगा रहा था, डी क्यू फील्ड लगा रहा था, कितने डिस्टेंस पे लगा रहा था, आर डिस्टेंस पे, डी क्यू फील्ड लगा रहा था आर डिस्टेंस पे, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। एंड व्हाट अबाउट cos फाई, सबको पता है cos थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, सबको पता है cos थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। एंगल के सामने वाले को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाले को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, बचे हुए को बोलते हैं बेस। बेस इसका x, हाइपोटेन्यूज इसका r। आ जाओ फिर एक बार देखते हैं, तो क्या बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, बेस इसका x, हाइपोटेन्यूज इसका r, तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन में आर, साथ में क्या आएगा, एक्स अपॉन आर। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड में के डी क्यू एक्स अपॉन में आर क्यूब, सब बाहर आ जाएगा, सब कांस्टेंट है, सिर्फ डी क्यू अंदर छोड़ दो, के बाहर, एक्स बाहर, डिस्टेंस कांस्टेंट है, आर क्यूब कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका होगा, डी क्यू का। सवाल आर क्यूब कैसे कांस्टेंट है सर, सर देखो अब फिर बोल रहा हूं, रेडियस ऑफ रिंग कभी चेंज नहीं होगा, डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर कभी चेंज नहीं होगा। अगर आर चेंज नहीं होगा, एक्स चेंज नहीं होगा, इसको पाइथागोरस से निकाला जा सकता है, और ये फिक्स रहेगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपका कैपिटल आर और एक्स फिक्स है ना, अगर आपका कैपिटल आर और एक्स फिक्स है, तो आपका ये जो स्मॉल आर है ये भी फिक्स रहेगा। तो एक कांस्टेंट है, डी क्यू का इंटीग्रेशन करना है, लेकिन डी क्यू तो पता नहीं, हमें तो पता है लैम्डा, लैम्डा का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन में लेंथ, स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल लेंथ, स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल लेंथ, तो डी क्यू क्या आएगा, लैम्डा इंटू डीएल। अगर मैं इसको लैम्डा इंटू डीएल रखता हूं, के एक्स अपॉन में आर क्यूब, और इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा इंटू डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा इंटू डीएल, तो ये के एक्स अपॉन में आर क्यूब, लैम्डा फिर से बाहर, इंटीग्रेशन होगा डीएल का, और डीएल का इंटीग्रेशन क्या होता है, मतलब ये टोटल लेंथ चाहिए आपको, ये बताना है इस रिंग की ये टोटल लेंथ कितनी है, इस रिंग की ये टोटल लेंथ कितनी है। अगर मैं इसकी टोटल लेंथ की बात करूं, ये सर्कल का सरकमफ्रेंस है, ये सर्कल का सरकमफ्रेंस है, और जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2 पाई आर। जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर। दिस टोटल सरकमफ्रेंस इज 2 पाई आर। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचेगी, 2 के एक्स, या फिर सॉरी 2 के लैम्डा एक्स कैपिटल आर अपॉन में आर क्यूब, अपॉन में आर क्यूब। ये लैम्डा की फॉर्म में, चार्ज की फॉर्म में भी निकल सकती है। और मैंने आपको आर कैसे बताया था, पाइथागोरस लगा के, आर स्क्वायर क्या आएगा, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे निकाला, इस पाइथागोरस से। इसके ऊपर क्या लगाई, इसके ऊपर क्या लगाई, पाइथागोरस लगाई, इसके ऊपर क्या लगाई, पाइथागोरस। स्मॉल आर की वैल्यू निकालने के लिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और आर की वैल्यू क्या आएगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। इफ आई पुट दिस वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 2 के लैम्डा एक्स, पाई रह गया, सॉरी पाई रह गया जी, यहाँ पे पाई रह गया, 2 पाई के लैम्डा एक्स आर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। कोई दिक्कत यहां तक, बहुत अच्छे से बताया गया। 2 पाई के लैम्डा एक्स आर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब इन केस अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक स्पेशल केस करूं, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 2 पाई के लैम्डा एक्स आर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इफ आई कंसिडर एक्स मच 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 ग्रेटर देन आर, अगर डिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाता है कंपेयर टू द रेडियस, अगर रेडियस से बहुत बड़ा हो गया, सबको पता है अगर एक्स बहुत बड़ा है ना, तो ये वाली टर्म निगलेक्ट हो जाएगी। अगर एक्स बहुत बड़ा है तो ये वाली टर्म निगलेक्ट हो जाएगी, और आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बचेगी, इट विल बी 2 पाई के लैम्डा एक्स आर अपॉन में एक्स का क्यूब। ये कैंसिल आउट होके एक्स स्क्वायर होगा, इट विल बी 2 पाई के लैम्डा आर अपॉन में एक्स स्क्वायर। दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पेपर में आ जाती है, ध्यान रखना। अभी मैं किसी का प्री बोर्ड देख रहा था, अभी आज ही ऑफलाइन में एक बच्चे का प्री बोर्ड था, उसके प्री बोर्ड में डेरिवेशन पूछी गई थी। अब हमारी टोटल लगभग 4 डेरिवेशन होगी। एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, इक्वेटोरियल पे निकाल ली डायपोल की, टॉर्क निकाल लिया,
और एक रिंग की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी। अब चलते हैं गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस की तरफ। तो भाई गॉस थ्योरम की पहली एप्लीकेशन आती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट वायर। एक इनफाइनाइट वायर की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वो डेरिवेशन आपके पेपर में आएगी और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ऐसा नहीं है अभी काइंड ऑफ ये कह सकते हैं अभी पेपर में नहीं आएगी, जितनी डेरिवेशन आपको कराई जा रही है ना, दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो हर चैप्टर की आपको कराई जाएगी। तो अब क्या बोल रहे हैं भाई यार, देखो गॉस थ्योरम की हेल्प से ना हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है जी, फिर बोल रहा हूं, बहुत बार पेपर में देखी गई है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी बहुत आते हैं। एक बार डेरिवेशंस कर लेते हैं, बहुत जल्दी डेरिवेशन सीरीज को कंप्लीट करेंगे, पूरी कोशिश रहेगी और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। तो भाई एक इनफाइनाइट वायर है, इस इनफाइनाइट वायर के ऊपर चार्ज को क्या किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। अगर इसके ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है ना, देखो यार, देखो तीन तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन है, सब जानते हो। या तो चार्ज को लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या फिर एरिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या फिर वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ये सबको दिख रहा है, ये लाइन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपको एक वायर कंसिडर करनी पड़ेगी, कंसिडर अ वायर। ये सब लिख क्या होगा डेरिवेशन में, ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालनी है, इससे आर डिस्टेंस पे मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो क्या लिखूंगा, वी नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, we need to find electric field at a distance r from the wire, at a distance r from the wire। मुझे इस वायर से r डिस्टेंस पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई देखो, जब भी हमारे पास गॉस थ्योरम लगानी होती है ना, तो हमें एक इमेजिनरी सरफेस लेना होता है जो इस चार्ज को सिमेट्रिकली एनक्लोज कर लेगा। एक हाइपोथेटिकल सरफेस जिसको हम गॉसियन सरफेस के नाम से जानते हैं, जो इस चार्ज को हाइपोथेटिकली सिमेट्रिकली इनक्लोज कर लेगा। हाइपोथेटिकल सरफेस सिमेट्रिकली इनक्लोज कर लेगा। तो लाइन चार्ज को सिमेट्रिकली इनक्लोज करने के लिए ना एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर किया जाता है। फिर बोल रहा हूं, दिस इज हाइपोथेटिकल, आप कोई भी सरफेस कर सकते हो, बट अगर सिमेट्रिकली इनक्लोज कराना है तो सिलेंड्रिकल सरफेस करना होगा। तो आपको क्या करना होगा, कंसिडर अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। आपने अपनी मर्जी से इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को कंसिडर करा और इसका रेडियस कितना दे रखा है, इसका रेडियस है r और इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, l। इसकी रेडियस r है और इसका जो लेंथ मैंने लेट करा है वो कितना हो गया, l। अब आपको पता है इस सिलेंडर को ना, क्योंकि मुझे यहां से निकालना है फ्लक्स, और फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला होता है E cos थीटा। फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला होता है E cos थीटा। ये जो थीटा एंगल है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल वेक्टर, या इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। आपको यहां से डिफरेंट एरियाज ढूंढने हैं जहां से फ्लक्स निकलेगा। ये एक पर्टिकुलर एरिया, ये एक पर्टिकुलर एरिया, या फिर आपका ये लॉन्ग पोर्शन, ये इस एक पर्टिकुलर एरिया। इस सिलेंडर को तीन पोर्शन में डिवाइड करेंगे, इस सिलेंडर को तीन पोर्शन में डिवाइड करेंगे। ये पहला सर्कुलर पोर्शन, ये दूसरा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ये तीसरा लॉन्ग क्रॉस सेक्शन। तो मैं कह सकता हूं दी होल सरफेस इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। लिख सकते हो दी होल सरफेस, दी होल सरफेस इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। कौन से तीन पार्ट होंगे, S1, S2 और S3। इसका नॉर्मल वेक्टर सबके परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अगर देखा जाए ना परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर कहां जाएगा, ऊपर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री के एंगल पे। इसका परपेंडिकुलर कहां जाएगा, नीचे। और इस सरफेस का परपेंडिकुलर कहां जाएगा, आगे की तरफ। इस सरफेस का परपेंडिकुलर कहां जाएगा, आगे की तरफ। तो भाई तीनों के परपेंडिकुलर बना लिए फॉर सरफेस S1। अच्छा, अब बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज की। ये जो आपकी शीट है ना, जो सर ये आपकी वायर है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। एंड एवरीवन नोज दैट जो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो आउटवर्ड चलती है। और कैसे आउटवर्ड चलेगी, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो मैं क्या लिखूंगा, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड चलेगी, बाहर की तरफ जाएगी, वो भी परपेंडिकुलर जाएगी। तो क्या लिख सकते हो, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द वायर, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द वायर इज रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड का मतलब है along the radius चलेगी और perpendicular to the surface चलेगी, और perpendicular to the surface चलेगी। हर सरफेस का फ्लक्स फॉर सरफेस S1, फॉर सरफेस S1 फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर पहले सरफेस का फ्लक्स निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, E cos थीटा। फॉर्मूला क्या होगा, E cos थीटा। अब देखना, अब पहला सरफेस है ना, ये वाला सरफेस, इस सरफेस का नॉर्मल वेक्टर ऊपर है, इस सरफेस का नॉर्मल वेक्टर ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में है। इस सरफेस का नॉर्मल वेक्टर ऊपर है, एरिया वेक्टर ऊपर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में है ना, तो नॉर्मल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल होगा, 90। तो यहां से cos 90 कितना होता है, 0। तो पहले सरफेस का फ्लक्स ही कितना हो जाएगा, 0। पहले सरफेस का फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। एक सरफेस का फ्लक्स निकाल लिया। अब आते हैं फॉर सरफेस S2। अगर
मैं दूसरे सरफेस का फ्लक्स निकालता हूं फॉर सरफेस S2। अब फ्लक्स का फॉर्मूला तो यही रहेगा, E cos थीटा। वी नीड टू चेक द एंगल, हमें एंगल चेक करना पड़ेगा। तो क्या देखा गया, ये जो आपका सरफेस है इसका नॉर्मल वेक्टर नीचे है, इसका नॉर्मल वेक्टर नीचे है और इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है ना तो नॉर्मल वेक्टर नीचे की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ। तो आप लोग बता सकते हो इनके बीच में कितना एंगल है। यहाँ पे एंगल कितना हो गया 90, थीटा की वैल्यू 90 होगी और cos 90 कितना होता है 0, तो सेकंड सरफेस का फ्लक्स भी कितना हो जाएगा 0। सेकंड सरफेस का फ्लक्स भी कितना हो जाएगा 0। दो सरफेस का फ्लक्स निकाल लिया 0। अब चले तीसरे सरफेस पे, कौन सा सरफेस बचा जनाब, ऊपर वाले सर्कल का निकाल लिया, नीचे वाले सर्कुलर पोर्शन का निकाल लिया, लॉन्ग पोर्शन रह गया। अब ये लॉन्ग पोर्शन रह गया ना, उस सरफेस का नाम हमने क्या रखा था S3। उसके फ्लक्स का फॉर्मूला भी क्या रहेगा E cos थीटा। उस सरफेस का फॉर्मूला भी क्या रहेगा E cos थीटा। देखो ये आपका काइंड ऑफ, ये आपका नॉर्मल वेक्टर इधर और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, परपेंडिकुलर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आपका ये नॉर्मल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो थीटा कितना होगा 0। थीटा कितना होगा 0 और cos 0 कितना होता है 1। तो फ्लक्स क्या बचेगा, तीसरे सरफेस का फ्लक्स क्या बचेगा ये, तीसरे सरफेस का फ्लक्स क्या बचेगा ये। बात रहेगी एरिया की, इस लॉन्ग पोर्शन का एरिया क्या होता है। ये देखो ऊपर वाला सर्कल नीचे वाला सर्कल हटा दो तो ये सिलेंडर का ये वाला सरफेस बचेगा। जैसे ये बॉटल है ना, ये ऊपर वाला सरफेस नीचे वाला सरफेस हटा दो, सिर्फ ये पोर्शन बचता है और ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ना वो होता है 2 पाई RH। H क्योंकि लेंथ इसकी L है तो E इंटू 2 पाई RL करेंगे, और फ्लक्स क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, एज फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए तीनों को क्या करेंगे ऐड। पहले सरफेस का फ्लक्स 0, दूसरे का 0 और तीसरे का E इंटू 2 पाई RL। तो आपका जो टोटल फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा E इंटू 2 पाई RL। जो आपका टोटल फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा E इंटू 2 पाई RL। नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन 1। नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन 1। इसके बाद बात आती है हमारे पास फॉर, देखो ये फ्लक्स तो निकाल लिया, अब गॉस थ्योरम का यूज तो करेंगे ना, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है। तो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में क्या बोला गया भाई, जो फ्लक्स का फॉर्मूला है ना वो नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम यही थी, स्टेटमेंट यही थी। अगर आप एक क्लोज सरफेस के नेट चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो यू विल गेट नेट फ्लक्स। अब दिक्कत क्या आई, ये नेट चार्ज इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, इस पूरे क्लोज सरफेस के अंदर, इसके अंदर कितना चार्ज है हमें तो पता ही नहीं। हमें तो क्या पता है इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, हमें तो क्या पता है इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी वो कितनी है लैम्डा, और सबको पता है लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है चार्ज अपॉन में लेंथ। तो अगर आपने ये चार्ज निकालना हो तो लैम्डा इंटू एल आएगा। अगर मैं इस नेट चार्ज को यहां रखता हूं, ये लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट आपका फ्लक्स बन जाएगा। तो देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों की लेफ्ट हैंड साइड में क्या पड़ा हुआ है फ्लक्स, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड में क्या पड़ा हुआ है फ्लक्स, तो दोनों की राइट हैंड साइड भी क्या होंगी इक्वल, दोनों की राइट हैंड साइड भी क्या होंगी इक्वल। क्या देखा जा रहा है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। अगर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है ना तो दोनों का राइट हैंड साइड भी इक्वल कर दो, क्या बचेगा E इंटू 2 पाई RL, E इंटू 2 पाई RL इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल क्या हो गया कैंसिल आउट, एल से एल क्या हो गया कैंसिल आउट। तो यहां से E इंटू 2 पाई R, E इंटू 2 पाई R इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, ये आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। और आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं होता, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर मुझे इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में चेंज करना है ना तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं। जब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बन जाएगा k, 2k लैम्डा अपॉन में r, 2k लैम्डा अपॉन में r। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग वायर। एक लॉन्ग वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आती है 2k लैम्डा अपॉन में r। और इसके बाद अगर मान लो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ बनाना, ये भाई इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड कर रही है, साफ साफ नजर आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। अगर मैं r को बढ़ाऊंगा तो r को बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी कम होगी, r को बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। ये आपका ग्राफ बनता है इस तरीके से, डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। r को बढ़ाने से, डिस्टेंस को बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म होगी, मतलब डिक्रीज होगी। तो भाई ये गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन खत्म होती है। क्या बोलते हैं, हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस उठाया, 3 पार्ट में डिवाइड करा, 2 पार्ट का फ्लक्स 0 हुआ, तीसरे पार्ट का फ्लक्स निकाला EA के बराबर, एरिया को 2 पाई RL रखा और टोटल फ्लक्स निकालने के लिए तीनों को ऐड कर दिया।
जब तीनों को ऐड करा तो टोटल फ्लक्स आया, फिर मैंने टोटल फ्लक्स निकाला गॉस थ्योरम की हेल्प से। वो टोटल फ्लक्स था क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इस टोटल फ्लक्स को क्यू निकालने के लिए लैम्डा इनटू एल रखा, और फिर ये फ्लक्स आ गया, दोनों फ्लक्स को इक्वेट कराया, यू विल गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एज 2k लैम्डा अपॉन में r, या लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। ये गॉस थ्योरम की पहली एप्लीकेशन। अब चलते हैं अगली एप्लीकेशन पे। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या आती है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। एक इनफाइनाइट शीट की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, एक बहुत बड़ी शीट है, इस तरीके से ये इनफाइनाइट शीट है। इस इनफाइनाइट शीट की क्या करनी है? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और इसके ऊपर चार्ज जो है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अगर इसके ऊपर चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया, सब जानते हैं भाई ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना ये लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, बहुत पतली सी शीट है, इनफाइनाइट थिन शीट है, ये थिक शीट नहीं है। ये कैसी शीट है? ये थिन शीट है। अगर थिन शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना, बहुत पतली सी शीट है, तो ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, ये चार्ज आपका एक पर्टिकुलर एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और एरिया के डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल होता है सिग्मा। कंसिडर एन इनफाइनाइट शीट, कंसिडर एन इनफाइनाइट शीट। आपने एक इनफाइनाइट शीट उठाई है ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या दे रखी है? सिग्मा। और हमें आर डिस्टेंस पे, इससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। जब एक चार्ज पॉइंट पे होता है ना, सारा चार्ज एक पॉइंट पे होगा, कॉन्सेंट्रेट होगा या डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जैसा भी होगा, तब आप स्फेरिकल सरफेस उठाते हो। अदरवाइज सिमेट्रिकली कवर करने के लिए आपको एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस उठाना होगा। यहां से फिर से भाई एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम कंसिडर करेंगे। वी हैव टू कंसिडर अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अगर मैं एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर करता हूं ना, तो ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को फिर से 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। ये इसका पहला पोर्शन, ये इसका दूसरा पोर्शन, ये इसका तीसरा पोर्शन, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसका नॉर्मल वेक्टर आगे की तरफ, इसका नॉर्मल वेक्टर पीछे की तरफ, और ये जो लॉन्ग पोर्शन है इसका नॉर्मल वेक्टर या तो अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा, क्योंकि यार हर पोर्शन पे अलग अलग है। देखो ये बॉटल एक सिलेंडर है, इसका नॉर्मल वेक्टर बनाना हो इधर होएगा तो ऊपर, इधर बनाना है तो इधर, और ये इधर, और ये ऐसे इस तरफ नॉर्मल वेक्टर्स बनेंगे, क्योंकि 3D प्लेन है तो चारों तरफ जाएंगे। अब क्या देखा गया? पॉजिटिवली चार्ज शीट है। पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड शीट ऐसे होती है जैसे पेज होता है ना, जैसे मान लो ये पेज है, इस पेज को चारों तरफ से चार्ज कर दिया गया, इधर भी पॉजिटिव चार्ज, इधर भी पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होती है? आउटवर्ड, बाहर जाएगी। पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होती है? आउटवर्ड, बाहर की तरफ जाएगी। तो इधर से बाहर की तरफ और इधर से भी बाहर की तरफ, राइट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में, लेफ्ट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में, तो इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो ये पॉजिटिवली चार्ज शीट की राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइट में जाएगी, और लेफ्ट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगी? लेफ्ट में। लेफ्ट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगी? लेफ्ट में। और ये जो सिलेंडर मैंने कंसिडर कर रखा है, इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? ए। तो मैं लिखूंगा सब कुछ ये, कंसिडर अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, consider a cylindrical Gaussian surface of area A, of cross sectional area A। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड करा। फॉर सरफेस S1, फॉर सरफेस S1 पहले मुझे फर्स्ट सरफेस से फ्लक्स निकालना है। आप लिख सकते हो, इस चीज को मेंशन कर देना। वी हैव डिवाइडेड द होल सरफेस इनटू 3 पार्ट्स, S1, S2 एंड S3। फॉर सरफेस S1 पहला सरफेस आपका ये रहा। अगर ये पहले सरफेस की बात कर रहा हूं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में है और नॉर्मल वेक्टर भी राइट में है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0। ठीक है, इसका नॉर्मल वेक्टर भी आगे है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे है, थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0, और cos 0 कितना होता है? 1। तो आपका पहला सरफेस का फ्लक्स क्या होगा? ये। एंड फॉर सरफेस S2, दूसरे सरफेस की बात कर रहा हूं, फ्लक्स का फॉर्मूला तो फिर वही रहेगा, ये cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल वेक्टर। तो भाई इसका नॉर्मल वेक्टर पीछे की तरफ, और शीट के पीछे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी पीछे की तरफ। नॉर्मल वेक्टर भी पीछे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पीछे, नॉर्मल वेक्टर भी पीछे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पीछे। अगर ये नॉर्मल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पीछे की तरफ है, थीटा की वैल्यू फिर 0, क्योंकि बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। और cos 0 कितना होता है? 1। फ्लक्स फिर कितना बचेगा? ये। फ्लक्स फिर कितना बचेगा? ये। एंड फॉर सरफेस S3, अगर मैं तीसरे सरफेस की बात करूं, ये हमारा तीसरा सरफेस, ये हमारा तीसरा सरफेस, इस तीसरे सरफेस का नॉर्मल वेक्टर ऊपर है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में है, और लेफ्ट में कहां है? लेफ्ट में। मैं बना के दिखाता हूं, इसका नॉर्मल वेक्टर ऊपर है
और इलेक्ट्रिक फील्ड या तो राइट में होगी या लेफ्ट में, राइट में बनाओ लेफ्ट में बनाओ, दोनों का एंगल कितना रहेगा 90। तो तीसरे का फ्लक्स निकाल लो ये cos थीटा से, तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी है 90 और cos 90 कितना होता है 0। तो तीसरे सरफेस का फ्लक्स कितना आएगा 0। और क्योंकि फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, टोटल फ्लक्स के लिए तीनों फ्लक्स को ऐड करना पड़ेगा। पहले सरफेस का फ्लक्स क्या आया EA, दूसरे का क्या आया EA, तीसरे का क्या आया 0, तो टोटल फ्लक्स क्या आ गया 2EA। टोटल फ्लक्स क्या आ गया 2EA। ये आपका इक्वेशन 1 बन गया। टोटल फ्लक्स कितना आ गया 2EA। तो बात समझ आई, तीन पार्ट में डिवाइड किया था, टोटल फ्लक्स कितना आ गया 2EA। नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन 1। नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन 1। यहां तक कोई दिक्कत? वी हैव डिवाइडेड द सरफेस इनटू 3 पार्ट्स। दो का फ्लक्स EA, तीसरे का फ्लक्स 0, तो टोटल फ्लक्स क्या हो गया EA 2EA। अब भाई मेरे पास टोटल फ्लक्स आ चुका है 2EA, तो मैं क्या करता हूं गॉस थ्योरम का यूज करता हूं। गॉस थ्योरम क्या बोलती है भाई, जो टोटल फ्लक्स होता है ना वो होता है नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बट यार मुझे ये तो नहीं पता ना, मेरा जो इमेजिनरी सरफेस है इसके अंदर कितना चार्ज है, मुझे पता ही नहीं। मुझे तो क्या पता है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। और ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है चार्ज अपॉन में एरिया। तो यहां से चार्ज कैसे निकलेगा सिग्मा इंटू एरिया। पुट करेंगे इट विल बी सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। भाई ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड में भी फ्लक्स था, इक्वेशन 2 के भी राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में फ्लक्स है। तो अगर मैं इन दोनों की राइट हैंड साइड इक्वेट करा दूं, ये भी फ्लक्स है देख रहे हो, इधर भी फ्लक्स है देख रहे हो, तो उधर राइट हैंड साइड क्या थी 2EA, इधर क्या है सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल, मतलब यहां से ये भी पता लगता है ए से ए कैंसिल होने का मतलब क्या है, जो हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर करा था उसका क्या डायमेंशन है, कितना एरिया है, उस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैटर नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ गॉसियन सरफेस। तो ये आएगी सिग्मा बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट। एक इनफाइनाइट प्लेन शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसका डिस्टेंस के साथ ग्राफ बनाऊं ना, तो क्या दिखता है भाई, इसमें तो डिस्टेंस है ही नहीं। अगर इनफाइनाइट शीट है ना, अगर इनफाइनाइट शीट है तो इसमें तो डिस्टेंस है ही नहीं। इट विल रिमेन कांस्टेंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। इट विल रिमेन कांस्टेंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। ये आपकी पांचवी डेरिवेशन यहां से कंप्लीट होती है, गॉस थ्योरम की सेकंड एप्लीकेशन कंप्लीट होती है। अब इसके बाद हमारी एक डेरिवेशन बची है जो कि गॉस थ्योरम की थर्ड एप्लीकेशन है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल, अगर मैं एक स्फेरिकल शेल की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं, शेल क्या होता है अंदर से खाली स्फेयर होता है। अब ये हमारा एक शेल है, जिस शेल का रेडियस कितना है, ये एक शेल है और इस शेल का रेडियस कितना है r। इस शेल का रेडियस कितना है r। सबको पता है शेल की प्रॉपर्टी होलो कंडक्टर की प्रॉपर्टी। आप इसको जितना भी चार्ज दोगे ना, अगर आपने इसके सेंटर पे चार्ज रखा है, ये सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा कहां पे सरफेस पे। डिस्ट्रीब्यूट कहां पे होगा सरफेस पे, बट कॉन्सेंट्रेट कहां पे होगा, फोर्स कहां से लगाएगा सेंटर से। फोर्स कहां से लगाएगा सेंटर से। और आपको ये प्रूव करना भी आ सकता है, प्रूव दैट all the charge given to a surface या given to a hollow spherical shell will reside on its surface but concentrated at the center। आपको ये प्रूव करना आएगा भी कॉन्सेंट्रेट सेंटर पे करेगा। तो भाई हमने तीन जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूं, कंसिडर अ स्फेरिकल शेल। हमने एक शेल कंसिडर करा है जिसका रेडियस कितना है r and carrying a charge q और ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, which is uniformly distributed on the shell, ये जो शेल के ऊपर है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया गया, which is uniformly distributed on the shell, शेल के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालनी है, सबसे पहला पॉइंट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दी शेल, शेल के बाहर। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दी शेल, शेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। यहां पे जब आपको यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना, तो मैं पहले यहां पे एक डिस्टेंस बता देता हूं, कितने डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है r डिस्टेंस पे। और आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा ये जो सेंटर से लेके पॉइंट तक का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इस रेडियस से बड़ा है। आउटसाइड पॉइंट के लिए जो डिस्टेंस होता है ना, वो रेडियस से बड़ा होता है। आउटसाइड पॉइंट के लिए जो डिस्टेंस होता है, कॉमन सेंस से बाहर चले गए तो रेडियस से तो बड़ा डिस्टेंस है। अब ये सारा चार्ज एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर सारा चार्ज एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो आपको बताया गया था अगर चार्ज एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो इसका जो गॉसियन सरफेस होता है वो कैसा है स्फेरिकल। इसका जो गॉसियन सरफेस है वो कैसा है स्फेरिकल। तो क्या लिखूंगा, कंसिडर
कंसिडर अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, consider a spherical Gaussian surface of radius r, spherical Gaussian surface of radius r। अब सबको पता है भाई फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, E a cos थीटा। नाउ लेट्स फाइंड द एंगल बिटवीन E एंड A। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, सबको दिख रहा है। और पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड अलोंग द रेडियस। और किसी भी एक स्फीयर का परपेंडिकुलर वेक्टर अलोंग द रेडियस होता है। किसी भी एक स्फीयर का कोई भी परपेंडिकुलर, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर बनाना है अलोंग द रेडियस, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर बनाना है अलोंग द रेडियस, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर बनाना है अलोंग द रेडियस, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर बनाना है अलोंग द रेडियस। तो इसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो अलोंग द रेडियस, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलोंग द रेडियस, नॉर्मल वेक्टर भी अलोंग द रेडियस। आ गए सेम डायरेक्शन में, आ गए सेम डायरेक्शन में। थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0 और cos 0 कितना होता है 1। तो फ्लक्स कितना बचा, फ्लक्स कितना बचा ये। और ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर का एरिया क्या होता है, इस स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। इस स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन 1, यू गेट फ्लक्स। अब इसके बाद बात करते हैं भाई गॉस थ्योरम का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है तो गॉस थ्योरम का यूज करना तो बनता है ना मेरे भाई। तो भाई फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, q नेट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आपको दिख रहा है ये जो मैंने इमेजिनरी सरफेस उठा रखा है, इस इमेजिनरी सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है q, वो जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। इस इमेजिनरी सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है हमारा q। तो क्या लिखेंगे q बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये सेकंड फॉर्मूला हुआ फ्लक्स का, और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का यूज करा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो लेफ्ट हैंड साइड में फ्लक्स है तो q बाय एप्सिलॉन नॉट राइट हैंड साइड, और इधर राइट हैंड साइड क्या आती e into 4 पाई r स्क्वायर, इधर राइट हैंड साइड क्या आती e into 4 पाई r स्क्वायर। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचेगी 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल। शेल के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो कितनी आई है 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। जहां तक उम्मीद है समझ आया होगा। फ्लक्स निकाला e a cos थीटा, e और नॉर्मल वेक्टर सेम डायरेक्शन में थे, थीटा 0 हो गया, cos 0 आपका 1 होता है, और cos 0 1 है तो e a बचा, एरिया स्फीयर का 4 पाई r स्क्वायर होता है। उसके बाद मैंने इसको q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। फिर इसके बाद बात करते हैं भाई ऑन दी सरफेस, अगर सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मतलब क्या बोल रहे हैं, इसका ये सेल है, अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकाली सेल के बाहर, अब इसी के सरफेस पे, अगर सरफेस पे निकालना है जितना डिस्टेंस होगा उतना ही क्या होगा रेडियस, जितना डिस्टेंस होगा उतना ही क्या होगा रेडियस। स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या होंगे बराबर, स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या होंगे बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचेगी 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r स्क्वायर, 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r स्क्वायर। स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आ जाएगा, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, यहां पे स्मॉल आर को रिप्लेस कर देना कैपिटल आर से। अब तीसरे पार्ट में क्या आता है, इनसाइड दी शेल, अगर मुझे शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, अंदर आ जाओगे ना, तो अंदर आने का मतलब है जो डिस्टेंस है ना अब वो रेडियस से छोटा हो जाएगा। बाहर के लिए डिस्टेंस बड़ा, सरफेस के लिए दोनों बराबर, इनसाइड वाले के लिए डिस्टेंस कम होगा रेडियस ज्यादा। कॉमन सेंस है ना। देखो सरफेस पे जाना है, सरफेस पे जाना है डिस्टेंस रेडियस के बराबर, अंदर रहना है ये डिस्टेंस है ये रेडियस है, रेडियस बड़ा है डिस्टेंस छोटा है, रेडियस बड़ा है डिस्टेंस छोटा है। और तुम्हें एक बात पता है भाई शेल के अंदर कभी भी चार्ज नहीं होता, जितना भी चार्ज देते हैं सारा कहां जाता है सरफेस पे। अंदर इसके चार्ज कितना होगा q नेट इनसाइड कितना होगा 0, चार्ज 0 है तो फ्लक्स भी कितना होगा 0, और अगर फ्लक्स 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी होगी 0। तो याद रखो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, जितना चार्ज दोगे सारा सरफेस पे जाएगा, अंदर नेट चार्ज कितना होगा 0, अंदर फ्लक्स 0, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो अगर इसका मुझे ग्राफ बनाना है ना, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करना होगा, E और R का ग्राफ बनाने के लिए क्या करना होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, जब तक स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर नहीं हो जाते, मतलब जब तक सरफेस तक नहीं पहुंच जाते, जब तक स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर नहीं हो जाते, जब तक सरफेस तक नहीं पहुंच जाते, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 0, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 0। उसके बाद सरफेस पे आते ही बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी के क्यू अपॉन में, या 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, एकदम से इंक्रीज हो जाएगी। और इसके बाद बाहर जाते ही, इसके बाद देखो अभी तक तो क्या था आपका स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है, और जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो हम सरफेस पे पहुंच जाएंगे। अगर स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा हो गया मतलब आउटसाइड पॉइंट के लिए, आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो डिक्रीज होती है नजर आएगी। अंदर 0, अंदर 0,
अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, सरफेस पे कांस्टेंट है, बाहर आते ही डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो मैक्सिमम कहां पे, मैक्सिमम कहां पे, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है। ये पॉइंट आप लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम ऑन दी सरफेस। शेल के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम ऑन दी सरफेस ऑफ शेल। क्या इतनी बात क्लियर हुई? अब इसके बाद आपकी चैप्टर 1 की डेरिवेशन कंप्लीट होगी। ऐसी कोशिश करेंगे हर चैप्टर की डेरिवेशन बहुत जल्दी अपलोड कर दी जाए और आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए आपकी हेल्प की जाए, क्योंकि डेरिवेशन का वेटेज भी रहेगा। तो जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना। इसके बाद चैप्टर 1 की डेरिवेशन कंप्लीट होती है, बहुत जल्दी चैप्टर 2 की डेरिवेशन आने वाली है। वीडियो को शेयर करके, लाइक करके सबके साथ शेयर कर देना और एक प्लीज एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना आपको वीडियो कैसा लगा उसके बाद, ताकि हम भी मोटिवेटेड रहे आने वाले वीडियोस के लिए। और जितना हो सकता हो चैनल को शेयर करिए, आपका प्यार बनाए रखिए और हम बहुत जल्दी इसके बाद और भी वीडियोस लाने वाले हैं। थैंक यू सो मच।